हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। जैसे कि आपको याद है कि ज्योग्राफी का हमने जो तटीय प्रदेश है भारत के भूगोल के अंदर उनकी हमने बात की थी, और जहाँ तक हमने पिछले वीडियो में बात की थी वहाँ से आगे की चर्चा हम आज करेंगे। हमने पिछले वीडियो में या पिछली क्लास में ये जाना था कि भारत में 9 तटीय प्रदेश हैं, और उन 9 तटीय प्रदेशों की यदि हम बात करें तो 5 पश्चिमी है और 4 पूर्वी है। 5 पश्चिमी तटीय प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया। एक काठियावाड़ तट जो कि आपका गुजरात का तटीय प्रदेश है, दूसरा आपका है कोंकण तट जो कि महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश है, और तीसरा कन्नड़ तट जो कि कर्नाटक का तटीय प्रदेश है। आज हम चौथे नंबर की बात करेंगे जिसका नाम है मालाबार तट। ठीक है, तो चलिए देर की बात की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा है मालाबार तट। अब मालाबार तट से क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि मालाबार तट की स्थिति कहाँ पर है। तो मालाबार तट का जो विस्तार है न्यू मंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी तक है, और इसको जो है हम केरल का तटीय प्रदेश कहते हैं। तो लिखेंगे विस्तार, विस्तार इसका विस्तार न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तक है। और कन्याकुमारी को केप कैमोरिन भी बोला जाता है, ये मैंने आपको बता दिया था, केप कैमोरिन। आगे हम बात करेंगे कि मालाबार तट को क्या कहा जाता है। केरल का तटीय प्रदेश कहा जाता है, इसे केरल का तटीय प्रदेश, तटीय प्रदेश भी कहा जाता है, कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं ये जो मालाबार तट है यहाँ से क्या क्या प्रश्न बनते हैं या ये किस लिए प्रसिद्ध है। देखिए मालाबार तट में यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक मिट्टी पाई जाती है लैटेराइट मिट्टी, तो लैटेराइट मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। और लैटेराइट मिट्टी की यदि हम बात करें तो ये प्रश्न आता है कि वह कौन सा भारत का तटीय प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और लैटेराइट मिट्टी की यदि हम बात करें तो इसमें नारियल की खेती, काजू की खेती काफी अधिक मात्रा में होती है। और प्रश्न बनता भी है कि भारत में सबसे ज्यादा नारियल व काजू के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो वो आपका मालाबार तट है जो कि तुम्हारा तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों राज्यों के क्षेत्र में पड़ता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर लैटेराइट, लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है, लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है, पाई जाती है, लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पर जो खेती होती है वो खेती होती है तुम्हारी काजू की और नारियल की, काजू और नारियल। ठीक है, काजू की खेती है, नारियल की खेती होती है। और यदि हम बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो नारियल और काजू पाए जाते हैं भारत में वो मालाबार तट से प्राप्त होते हैं, या हम कह सकते हैं केरल और तमिलनाडु, यानी सर्वाधिक, सर्वाधिक केरल। ठीक है, काजू और नारियल। उसके बाद हम करते हैं बात की और क्या क्या प्रश्न यहाँ से बन सकता है। मालाबार तट में ही, यानी यहाँ पर केरल भारत का एक ऐसा राज्य है जिसमें कि सबसे ज्यादा आणविक खनिज थोरियम, आणविक खनिज थोरियम प्राप्त होता है। तो हम लिखेंगे सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा आणविक खनिज, आणविक खनिज, और जिसका नाम है थोरियम, थोरियम यहीं से प्राप्त होता है, यहीं से प्राप्त होता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता अक्सर एग्जाम में पूछा गया कि मालाबार तट या आणविक खनिज भारत में कहाँ से प्राप्त होता है। मालाबार तट यानी केरल राज्य से प्राप्त होता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो एक प्रश्न ये बनता है कि यहाँ पर मसाले होते हैं, तो मालाबार तट प्रसिद्ध है किसके लिए, मसालों के लिए भी प्रसिद्ध है। हम लिख सकते हैं यह मसालों के लिए प्रसिद्ध है, मसालों के लिए प्रसिद्ध है, मसालों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे हम बात करते हैं काली मिर्च की, काली मिर्च कहाँ प्राप्त होती है, कहाँ से प्राप्त होती है काली मिर्च, मालाबार तट से। या हम बात करते हैं
इलायची की, ये भी कहाँ से मिलती है हमें, मालाबार तट से। और यदि आपको ज्ञात ना हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि काली मिर्च का एक प्रसिद्ध नाम है जिसको बोलते हैं यमन प्रिय। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा भी गया था कि निम्न में से यमन प्रिय किसका प्रसिद्ध नाम है। तो इसका प्रसिद्ध नाम क्या था, यमन प्रिय। यानी कहने का मतलब ये है जो हमारे यहाँ पर पुर्तगीज आए थे या यूरोपीय लोग आए थे भारत में, तो वो काले मसाले यानी काली मिर्च या गरम मसालों के लिए मतलब जो है यहाँ आए थे। वास्को डी गामा की यदि हम बात करें तो यहाँ से भारत से मसाले लेकर के गया था, और यहाँ से जो भी सामान लेके गया था और जाकर के इसने अपने यहाँ अपने देश में जब उनको बेचा तो 60% अधिक मुनाफा उसने पाया। किराए भाड़ा या जो भी खर्चा हुआ था उसको निकालने के बाद 60% अधिक फायदा इसे हुआ। ठीक, उसके बाद यदि हम बात करें कि यहाँ से वो क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो ये जो मालाबार तट है ना, यहाँ पर एक आंदोलन हुआ था 1921 में जिसका नाम था मोपला आंदोलन। तो देखिए मैं एक इतिहास का क्वेश्चन भी यहाँ से जोड़ रहा हूँ कि मोपला आंदोलन, मोपला आंदोलन, ये प्रश्न आता है मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था, कब हुआ था। 1921 में हुआ था और केरल में ही हुआ था और मालाबार तट पर हुआ था। किस लिए हुआ था, नील की खेती को लेकर के, रंगों की भरपाई करने के लिए। अंग्रेज बोलते थे नील की खेती करो और भारतीय उसको करना नहीं चाहते थे। क्यों कि एक बार नील की खेती करने से उसकी 30% जमीन 1/3 भाग बंजर हो जाता था। ठीक है, नील की खेती के कारण, नील की खेती खेती के कारण, नील की खेती के कारण एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम था मोपला आंदोलन। उसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ मालाबार तट पर केरल राज्य का एक प्रसिद्ध बंदरगाह है जिसका नाम है कोच्चि बंदरगाह। तो ये प्रश्न पूछ लिया था, कोच्चि बंदरगाह भारत के किस राज्य में है, केरल में है। फिर एक प्रश्न ये भी आता है कि कोच्चि बंदरगाह जो है इसकी एक उपाधि है, इसको एक नाम है मिला हुआ, ये वो क्या कहा जाता है, यानी अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, कोच्चि बंदरगाह को। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह ये केरल राज्य में है और मालाबार तट पर है, मालाबार तट पर है। और इसको इसका एक प्रसिद्ध नाम है, इसे अरब सागर की, अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी कहा जाता है। किसको, ये कहा जाता है, शॉर्ट हैंड में लिख दिया मैंने, अरब सागर की रानी कहा जाता है कोच्चि बंदरगाह को। और ये प्रसिद्ध है मसालों के निर्यात के लिए, इसलिए इसे भारत का मसाला बंदरगाह भी कहा जाता है। कोच्चि बंदरगाह मसाला मसाला बंदरगाह, मसाला बंदरगाह किस बंदरगाह को कहा जाता है, कोच्चि बंदरगाह को कहा जाता है। कोच्चि बंदरगाह भारत के किस राज्य में पड़ता है, केरल राज्य में पड़ता है। उसके बाद यदि हम बात करें तो केरल के अंदर एक झील भी पड़ती है जिसका नाम है वेम्बनाड झील। तो यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है, इसी तट पर केरल राज्य में, इसी तट पर केरल में एक झील है वेम्बनाड या वेम्बनाड झील। प्रश्न आता है कि वेम्बनाड झील भारत के किस राज्य में है, तो भारत के केरल राज्य में वेम्बनाड झील पड़ती है। और यदि हम बात करें तो लंबाई की दृष्टि से प्रश्न ये आता है कि भारत की सबसे लंबी झील है ये, ठीक है ना, यानी तटीय सबसे लंबी झील है। उसके बाद एक और झील आती है केरल राज्य में मालाबार तट के पास में ही, जिसका नाम है पुनम्मदा झील। पुनम्मदा झील की यदि हम बात करें तो यहाँ पर होती है नौका दौड़ जो प्रसिद्ध है नेहरू ट्रॉफी के लिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पुनम्मदा झील, पुनम्मदा झील ये किस राज्य में है, ये केरल में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है, नौका दौड़ के लिए, नौका दौड़ के लिए। और जब नौका दौड़ होती है तो ट्रॉफी पूछी जाती है कि ट्रॉफी कौन सी ट्रॉफी किससे संबंधित है, नेहरू ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी के लिए जानी जाती है पुनम्मदा झील।
इससे आगे हम बात करेंगे कि अब जो हमारे पूर्वी तटीय राज्य है उनमें कौन सा तट पड़ता है। तो हम बात करेंगे अब यानी कोरोमंडल तट की। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद चलते हैं हम आगे। अब हम बात करेंगे उड़ीसा का जो तटीय प्रदेश है वो क्या कहलाता है, सॉरी तमिलनाडु का जो तटीय प्रदेश है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो उड़ीसा का जो तटीय प्रदेश है उसे हम बोलते हैं कोरोमंडल तट। ठीक है, चलिए यहाँ से ले लेते हैं कोरोमंडल तट यानी पूर्वी तट। पूर्वी तट की अब हम बात करेंगे और पूर्वी तट पे नंबर 1 आता है कोरोमंडल। कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट की विशेषता क्या है? यह तमिलनाडु का तटीय प्रदेश है। तटीय प्रदेश है। तो एक प्रश्न तो ये बन गया कि तमिलनाडु का तटीय प्रदेश क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है। अच्छा, अगर हम बात करें इसका विस्तार की, तो इसका जो विस्तार है वो तमिलनाडु से, तमिलनाडु मतलब कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से विशाखापत्तनम तक है। इसका जो विस्तार है वो तमिलनाडु के कन्याकुमारी से विशाखापत्तनम तक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कोरोमंडल तट की क्या क्या विशेषता है। भारत में दो प्रकार का मानसून आता है, एक दक्षिण पश्चिम, एक आता उत्तर पूर्वी। तो उत्तर पूर्वी मानसून सबसे पहले यहीं पर आता है। पहले तो ये पॉइंट लिख लीजिए कि उत्तर पूर्वी मानसून यहीं पर आता है, यानी उत्तर पूर्वी मानसून सबसे पहले यहीं पर आता है। और आपसे पूछे कि कोरोमंडल तट पर या तमिलनाडु में कौन सा मानसून वर्षा करता है, तो कोरोमंडल तट पर उत्तर पूर्वी मानसून वर्षा करता है। यानी वर्षा कौन सा मानसून करता है? ये वाला उत्तर पूर्वी मानसून वर्षा करता है। और इसकी अगर हम बात करें ना, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने किताबों में पढ़ा भी होगा लौटता मानसून, यानी लौटता मानसून भी इसे ही कहा जाता है। और कोरोमंडल की विशेषता ये है कि कोरोमंडल तट दोनों मानसूनों से वर्षा प्राप्त करता है, एक तो दक्षिण पश्चिम मानसून से और दूसरा उत्तर पूर्वी मानसून से भी वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यह दोनों मानसूनों से वर्षा प्राप्त करता है, हाँ, मैं एक बात छूट गई थी उसकी मालाबार तट की, वो प्रश्न ये था, आप लिख लो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मालाबार तट के बारे में। मालाबार तट जिसकी अभी मैंने चर्चा की थी पीछे थोड़ी देर पहले। तो मालाबार तट प्रश्न ये आता है कि भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ पर आता? तो देखो इसके दो क्वेश्चन है, सुनो। अगर एग्जैक्ट और रियल बात हम करें तो सबसे पहले जो भारत में मानसून आता है वो आता है अंडमान निकोबार में। यानी कहने का मतलब ये है कि अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में सबसे पहले मानसून आता है 25 मई को, और 1 जून को मानसून आता है मालाबार तट केरल में। लेकिन 25 मई वाला और अंडमान निकोबार वाला बहुत ही कम पूछता है। जब मैं मानसून चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आपको व्यापक रूप से समझाऊंगा। अभी फिलहाल आप इतना समझे, जैसे मैं बता रहा हूँ कि भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ पर आता है। तो भारत में सबसे पहले मानसून आता है कहाँ पर आता है, तो वो आपका मालाबार तट पर। भारत में सबसे पहले मानसून जो आता है वो मालाबार तट पर आता है। और ये कौन सी खाड़ी से आता है, कौन से दिशा से आता है? यह है अरब सागरीय मानसून है। यह अरब सागरीय मानसून है। इसके बाद हम वापस बात करते हैं पूर्वी तट वाले की, कोरोमंडल तट की।
देखिए मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी पॉइंट छूटे ना, क्योंकि ये बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, ना कि 10th या 12th की परीक्षा। तो ये क्वेश्चन जब मेरे ध्यान में नहीं आया था, अब आ गया, मैंने लिख दिया, अब छाप लेना इसको। हम बात कर रहे हैं जो कोरोमंडल तट है, यहाँ दोनों मानसूनों से वर्षा प्राप्त करता है। दोनों मानसून मतलब उत्तर पूर्वी मानसून और दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ पर आता है? मालाबार तट पे। तो एक तो मानसून ये है हमारा, और दूसरा मानसून हमारा ये है उत्तर पूर्वी मानसून। तो दोनों मानसूनों से वर्षा प्राप्त करता है कौन? कोरोमंडल तट। इसके बाद यदि हम बात करें कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु का तट, तो तमिलनाडु के तट की हम बात करते हैं। यहाँ पर तमिलनाडु का एक बंदरगाह है जिसका नाम है तूतीकोरिन बंदरगाह। ये कहाँ पड़ता है? बंगाल की खाड़ी के पास पड़ता है और तमिलनाडु राज्य में है, और इसे भारत का मोती कहा जाता है। किसको कहा जाता है भारत का मोती? तूतीकोरिन बंदरगाह। यहीं से चल रहे हैं हमारे तो तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह आपसे पूछे इसकी लोकेशन कहाँ पर है, यानी ये कहाँ पर है, तो हम बात करेंगे ये है कोरोमंडल तट पर, कोरोमंडल तट पर। और यदि हम बात करें आपसे पूछे राज्य का नाम, तो तमिलनाडु राज्य में है। कौन सा बंदरगाह है? तूतीकोरिन बंदरगाह। और तूतीकोरिन बंदरगाह की यदि हम बात करें तो ये मन्नार की खाड़ी के पास है। यह है मन्नार की खाड़ी के पास है, और इसे भारत का मोती भी कहा जाता है। इसे भारत का मोती भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि तमिलनाडु में और कौन कौन से बंदरगाह हैं। तो देखिए वैसे बंदरगाह की एक ट्रिक से वीडियो बना रखी है मैंने, आप सर्च कीजिएगा बंदरगाह ट्रिक BPS एजुकेशन AR। तो कहने का मतलब ये है कि तमिलनाडु में और कौन कौन से बंदरगाह है। एक है आपका एन्नोर बंदरगाह, ये भी तमिलनाडु में पड़ता है। एक है आपका चेन्नई बंदरगाह, ये भी तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एन्नोर बंदरगाह और चेन्नई बंदरगाह, ये दोनों बंदरगाह कहाँ पड़ते हैं? ये तमिलनाडु में पड़ते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं आगे। जो है आराम। इसके बाद हम बात करते हैं कि थोड़ा मानसून के बारे में बता देता हूँ मैं, हालांकि मानसून चैप्टर हम पढ़ाएंगे। मानसून की यदि हम बात करें तो मानसून व्यापक रूप से हम इसका चैप्टर पढ़ाएंगे कि मानसून शब्द कहाँ से आया, अरबी भाषा का शब्द है, और सबसे पहले इसका उल्लेख किसने किया, भारतीय मानसून की व्याख्या किसने दी। फिलहाल ये समझ लीजिए कि भारत में मानसून जो आता है भारत में, तो वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून और एक होता है उत्तर पूर्वी मानसून। अब यदि हम बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये कहाँ से आता है? ये आता है अरब सागर से। और ये उत्तर पूर्वी मानसून जो है ये आता है बंगाल की खाड़ी से। बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है वो उत्तर पूर्वी मानसून है। इसे हम ग्रीष्मकालीन मानसून भी बोल देते हैं। इसको हम लौटता या शीतकालीन यानी लौटता मानसून या शीतकालीन मानसून भी बोल देते हैं। यहाँ से जो वर्षा होती है ना, वो वर्षा होती है कोरोमंडल तट पर। यह हम कह सकते हैं कि जो तमिलनाडु राज्य है वहाँ उसके आसपास के क्षेत्र में वर्षा होती है। लेकिन यहाँ से जो वर्षा होती है ना, वो लगभग पूरे भारत में वर्षा होती है। अगर तुमसे पूछे पूरे भारत में वर्षा तो दक्षिण पश्चिम मानसून से, लेकिन सबसे ज्यादा वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से।
अब मानसून का टॉपिक जब पढ़ेंगे ना तब व्यापक रूप से इसके बारे में आपको समझाऊंगा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं एक कोरोमंडल तट के बाद आता उत्तरी सरकार, ठीक है। पूर्वी तटीय राज्य में यानी उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार बोलते हैं या उत्तरी सरकार बोलते हैं, मतलब एक ही है, शब्दावली में अंतर है। इसे कहा जाता है उड़ीसा का तटीय प्रदेश, और ये जो पड़ता है आपका विशाखापत्तनम से महानदी तक इसका विस्तार है, यानी उड़ीसा का तटीय प्रदेश है, उड़ीसा का तटीय प्रदेश है, और इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार है आपका विशाखापत्तनम से महानदी तक, महानदी यानी विशाखापत्तनम से महानदी तक जो विस्तार है वो किसका है, उत्तरी सरकार का, और ये क्या है, उड़ीसा का तटीय प्रदेश है। फिर यदि हम बात करें तो यहीं पर इसी तट पर एक झील पड़ती है जिसका नाम है पुलिकट झील। देखिए पुलिकट झील की यदि हम बात करें तो वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, लेकिन ज्यादातर जो उसका हिस्सा है वो आपका आंध्र प्रदेश में है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पुलिकट झील, पुलिकट झील। अब पुलिकट झील ये किस जगह कहाँ पड़ती है, राज्य की हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में पड़ती है ये झील, कौन सी, पुलिकट झील। हम पुलिकट झील क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है श्री हरिकोटा द्वीप, और श्री हरिकोटा द्वीप में स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यानी यहीं पर श्री हरिकोटा द्वीप है, और ये जो श्री हरिकोटा द्वीप है ना, यहाँ पर क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, यहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। अब यदि हम बात करें तो प्रश्न ये भी आ जाता है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जो इसरो है ना, भारत की जो अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी है, जो मिसाइल वगैरह या उपग्रह का प्रक्षेपण या परीक्षण करती है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर है, ये है, ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है ये इसरो का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। इसके बारे में लिखना है, यह है इसरो ISRO का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, यानी जो भी उपग्रह या जो भी सैटेलाइट छोड़े जाते हैं या जिनका परीक्षण किया जाता है तो कहाँ से किया जाता है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, और ये कहाँ पर है, श्री हरिकोटा द्वीप पर, और श्री हरिकोटा द्वीप कहाँ पर है, पुलिकट झील के पास में, और पुलिकट झील कहाँ पर है आपका आंध्र प्रदेश में। उसके बाद यदि हम बात करें तो एक और झील पड़ती है जिसका नाम है चिल्का झील। चिल्का झील की यदि हम बात करें तो ये उड़ीसा राज्य में है, और चिल्का झील पर एक द्वीप है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदलकर अब कर दिया है APJ अब्दुल कलाम आजाद द्वीप। तो हम बात करेंगे चिल्का झील उड़ीसा, चिल्का झील उड़ीसा, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं चिल्का झील। चिल्का झील ये किस राज्य में है, उड़ीसा में है, उड़ीसा में है, और यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप, और इस व्हीलर द्वीप का नाम बदल दिया है, क्या नाम कर दिया है इसका, APJ अब्दुल कलाम द्वीप, APJ अब्दुल कलाम द्वीप। फिर प्रश्न आता है कि APJ अब्दुल कलाम द्वीप जिसका पुराना नाम है व्हीलर द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है आपका जो लंबी दूरी की मिसाइलें होती है ना, उनका प्रक्षेपण परीक्षण यहीं से किया जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जगह कम बची है, यहाँ पर लंबी दूरी की मिसाइलों का प्रक्षेपण या परीक्षण कह दो या प्रक्षेपण कह दो, या उनको लॉन्च करना, वो कहाँ से होता है, यहीं से होता है, यहीं से होता है, ठीक है। और इसी के पास में
उड़ीसा में एक और द्वीप पड़ता है जिसका नाम है चांदीपुर द्वीप। ये पूछा जाता है चांदीपुर द्वीप भारत के किस राज्य में है? उड़ीसा में है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चांदीपुर द्वीप। ये कहाँ है? चांदीपुर द्वीप जो है वो आपका उड़ीसा राज्य में है, जिसको हम ओडिशा भी बोल देते हैं। तो दोस्तों ये तो था हमारा भारत के तटीय प्रदेश या राज्यों को लेकर के सेशन, और ये कंप्लीट होता है। इसके बाद अगले वीडियो में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे भारत के चैनल, और चैनल के बाद हम पढ़ेंगे भारत की स्थलीय सीमा। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो, ये कंटेंट आपको पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप नए हैं तो। और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो वीडियो हैं इसको लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, अपने परिवार वालों में इसको शेयर कीजिए, जिससे कि हमारे मतलब जो है कि बच्चों के लिए, आपके लिए अधिक से अधिक कंटेंट मिले। और जितना सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जितना आप वीडियो को लाइक करेंगे, उतना ही हमारा हौसला बढ़ेगा। ठीक है, तो मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह, आपका अपना यूट्यूब चैनल BPS एजुकेशन AR। ठीक है, कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। प्लीज करो।